बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान पर। अल्लामा इकबाल एक बार कह के गए थे, आज भी बिजली मुसलमान पर ही गिर रही है। वो जुनैद जो आज हम सबके हीरो थे, आज उन्हें हम सबकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बताया कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। और लेकिन वो सादी वर्दी में थे, उनके चेहरे सारे कवर थे, कोई नेम प्लेट नहीं थी कि उनके नाम को हम जान सके, उनके चेहरे को पहचान सके। और उन्होंने गाड़ी में बिठाते ही हमारी मुंह ये पट्टी मुंह से ये सब पूरा कवर कर दिया, आंखों से पट्टी बंधी रही। फिर पूरी रात ऐसी चली गई। मुझे आपसे शिकायत है जुनैद भाई, आप भूल क्यों गए कि आप मुसलमान हैं? आप क्यों भूल गए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? उनके खिलाफ कितनी नफरत, कितनी हिंसा, सारी सरकारी प्रोपेगेंडा, सब कुछ उनके खिलाफ है। आप भूल गए थे क्या? अंतिम दिन जब एक विनिंग मोमेंट था, हजारों की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि जुनैद भाई कहाँ हैं, कहाँ हैं। उस समय मैं वहाँ उनके बीच नहीं था। संभवतः शायद ही हम जीवन में इतने लोगों से मैं मिल पाऊँगा, कभी उनसे मिल पाऊँगा, नहीं मिल पाऊँगा। संघर्ष में मैं उनके साथ रहा, वो मुझे जीवन भर साथ रहेगा। जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, जिनकी आपने मदद की, जिनके इस पूरे मूवमेंट को आपने इतना बड़ा कामयाब बनाया, आप मुझे बताइए वो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, लीगल टीम में रत्ना जी हैं, उनके फ़ोन लगातार आ रहे हैं, लगातार वो लीगल को वही देख रही हैं। हाँ। बाकी इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोन तो नहीं आया। हो सकता है उन्हें समय ना मिला हो। अच्छा। जब भी, और मुझे पूरी आशा है जब उन्हें समय मिलेगा वैसे ही मुझसे मिलेंगे या फ़ोन करेंगे। समय मिल जाएगा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। मिल जाएगा। हम संघर्ष में साथ हैं और हम अभी भी उनके साथ हैं। अगर उनको कुछ होता है हम उनके लिए संघर्ष। लेकिन अगर आपको जो हो गया, सुन रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के लोग, जुनैद भाई को आपके समय का इंतजार है। जरा वक्त मिले तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए, थोड़ा सा तो देखिए जरा। वो व्यक्ति जो आपको कंधों पे उठाकर दूल्हा बनाकर घूम रहा था 36 दिन तक, आज जब उसकी जान पर बनाई है, उसके परिवार की वेलबींग पर, उसकी जिंदगी पर बनाई है, तो आप लोग पता नहीं कहाँ हैं। अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, तो बराए मेहरबानी जरा इनसे कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। खास इंटरव्यू में आपको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, और खास बात यह है कि जिस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लाखों की तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, और उसमें एक व्यक्ति, जी हाँ, हमारा हीरो जुनैद भाई, जिसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, आज उस व्यक्ति के जान के लाले पड़ रहे हैं। उसके पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, खुद उनको परेशान कर रखा है। पुलिस रात को उठा के ले जा रही है। क्यों इतना सताया जा रहा है? पहले भी मैंने एक कार्यक्रम किया था और कहा था कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान पर। अल्लामा इकबाल एक बार कह के गए थे, आज भी बिजली मुसलमान पर ही गिर रही है। वो जुनैद जो आज हम सबके हीरो थे, आज उन्हें हम सबकी मदद की ज़रूरत है। जुनैद भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके साथ हिंदुस्तान की करोड़ों जनता आपके साथ है। अब मुझे बताइए, आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो सुरक्षित हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी है। अभी सही हूँ। पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया था, अब छोड़ दिया। बताइए ज़रा। हुआ क्या था, 24 की रात को मैं प्रोटेस्ट साइट पर ही था, और मैं अभिजीत भाई का फ़ोन आ रहा था मुझे मेरे घर वालों के साथ जो हुआ उसके बारे में। तो अब भीड़ बहुत अधिक थी उधर, तो मैं पीछे की तरफ जाकर फ़ोन कर रहा था। तो संभवतः मेरा पैर एक कुत्ते पर पड़ गया, उसने मुझको काट लिया। तो मैंने सोचा कि ये फैल सकता है, तो मैं एक अपने साथी को लेकर आरएमएल गया, और वहाँ पर जाने के पश्चात सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, टीके वीके पर। 11:17 पर पर्चा जो है मेरे पास, उसका रिकॉर्ड भी है, वो पर्चा बना। उसके पश्चात हम बाहर आए, अब मैं अपने साथी को लेकर, और एक ऑटो बुक किया। चूँकि वहाँ पर डाटा भी बंद किया हुआ था, ऑनलाइन रूप से हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो विकल्प वही था मजबूरीवश। तो ऑटो बुक किया, ऑटो चल भी दिया, और मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी तक ही वो हम पहुँचे थे। फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है और आगे की तरफ लगा देती हैं, वो ऑटो को रोक लेते हैं। उसमें 4-5 हट्टे कट्टे लोग उतरते हैं। वैसे प्रथम उसमें तो मैं डर ही गया एकदम से, कि मतलब कोई असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मुझे बताया कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। लेकिन वो सादी वर्दी में थे, उनके चेहरे सारे कवर थे, कोई नेम प्लेट नहीं थी कि उनके नाम को हम जान सके, उनके चेहरे को पहचान सके। और उन्होंने गाड़ी में बिठाते ही हमारी मुंह ये पट्टी मुंह से ये सब पूरा कवर कर दिया, और नीचे की तरफ ऐसे गर्दन करके झुका दिया कि ऊपर मत उठना। और हमारे जो मोबाइल फ़ोन थे, मेरा
वो भी उन्होंने तभी ले लिया। और मेरे साथी के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, उसके भी मोबाइल फ़ोन उन्होंने ले लिए। और फिर 20-25 मिनट तक लगातार गाड़ी चलती रही। हम तो अज्ञात स्थान पर वो लेकर गए, हम जानते नहीं है कौन सा स्थान है। वहाँ पर रखा, हमसे रास्ते में चलते हुए बोले कि हमारे एक ऑफिसर आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। अगर आप आपने उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया तो हम आपको तुरंत से तभी छोड़ देंगे। लेकिन पूरी रात उनके वो अधिकारी नहीं आए, पूरी रात आंखों से पट्टी बंधी रही जब तक उन्होंने नहीं छोड़ा लास्ट तक। वो मैं पूरी घटना क्रम बताऊंगा। आंखों से पट्टी लगातार बंधी रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी। उनका साफ निर्देश था, अगर आंखों से पट्टी हटती है तो फिर सोच लेना आपके साथ क्या हो सकता है। और आंखों से पट्टी बंधी रही, फिर पूरी रात ऐसी चली गई। उसके बाद प्रातःकाल हुआ, दिन का भी बहुत अधिक समय चले गया। फिर दोपहर के 11, साढ़े 11 या 12 के आसपास वो ऑफिसर आते हैं और फिर हमसे प्रश्न उत्तर करते हैं। और हम उनके प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं वो उससे संतुष्ट हुए या जो भी हुआ वो, लेकिन वो यही कह देते हैं कि इनको छोड़ दो। उसके बाद वो गाड़ी में हमको वो ले जाकर बिठाते हैं। पट्टी बंधी रहती है इस दौरान भी, वो कभी नहीं हटती। उसके बाद वो गाड़ी में बिठाते हैं। वो गाड़ी कंटिन्यू 5-6 घंटे तक घुमाती निरंतर रहती है। चलती रहती है। और कहाँ चल रही है कुछ नहीं पता। कुछ हम जो आपकी क्योंकि तो आंखों पे पट्टी आंखों बंधी पे हुई है। पट्टी बंधी और हुई है। कितने बजे की बात है ये? 11-12 दोपहर के, तो दिन के। आपको कितने बजे उठाया? रात में 12 या 12:15 तो बजे। आपको 12 घंटे से पट्टी बंद रही है, अभी हाँ अभी हाँ, बंद रही है। हाँ अभी ठीक भी है, बंद बंद रही है, रही है, ठीक गाड़ी है। में भी बंद रही हम्म। है। वो गाड़ी निरंतर चलती 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 जाती है। हाँ, हम पूछते हैं भाई कि हम दिल्ली से बाहर आ गए, कहाँ आ गए, इतनी देर से गाड़ी चल रही है कि आप शांत रहिए, हम आपको छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से एक डर भी लग रहा था कि कहीं यहाँ पर कोई घटना ना घट जाए हमारे साथ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं हम कहाँ पर हैं। फ़ोन करने का भी मौका नहीं दिया, किसी से हमारी बात नहीं करी। ये मेरे साथ हुआ है। मैं कहता हूँ कि देश के किसी भी, इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना तो चाहिए। कितने बज गए अब आपको, फिर ये गाड़ी जब तक चलती गाड़ी रही? जब तक चलती रही, फिर सायंकाल का समय हो गया, लगभग 6-6:30 बजे उन्होंने हमें छोड़ा। और जहाँ पर हम छोड़ा एक जंगल का सा एरिया था, वहाँ हमें उतार कर उन्होंने बोला कि 5 मिनट तक पट्टी मत खोलना, 1 घंटे तक मोबाइल ऑन मत करना। मोबाइल हालांकि उन्होंने वापस दे दिए, कुछ हमारे पास जो आईडी वगैरह थी वो भी वापस कर दी। तो मोबाइल मत खोलना 1 घंटे तक, और 5 मिनट तक पट्टी मत खोलना। हमने बहुत देर, उन्होंने संभवतः गाड़ी को आगे की दिशा में खड़ा किया जहाँ पे हमें छोड़ा, ताकि हम उसके नंबर ना देख पाएँ गाड़ी के या उन लोगों को। और संभवतः एक व्यक्ति ही हमारे पास रुका रहा, और वो जल्दी से हमें करके कि उधर की तरफ मुंह घुमा लो, दूसरी तरफ सड़क से के इधर नहीं, ताकि हम उनको देख नहीं ना पाए। और वो झट से एकदम से पता नहीं किधर को निकल गया, हम उनको देख ही नहीं पाए। तो जुनैद भाई, जो मैं समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं 18 घंटे तक, हाँ हाँ, 18 घंटे तक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी लगातार रही। पट्टी बंधी रही। और इस दौरान एक ही कुर्सी पे बैठे रहे, फिर उसके बाद गाड़ी में आए? कुर्सी पे नहीं बैठे रहे। हाँ। उन्होंने एक मतलब वो था वहाँ पे, हम के टांग भी फैला सकते थे, अच्छा। लेटने के लिए भी दिया। अच्छा। और जो कोई पानी वगैरह? पानी वगैरह का लिए वो उन्होंने पूछा, खाने के लिए भी पूछा। हालांकि हमने खाना खाया नहीं, क्योंकि अंदर से बहुत ही गलत लग रहा था, पता नहीं खाने में। और आपको कोई धमकियां दी गई, कुछ कहा गया? हाँ, उन्होंने कहा, इस बीच कहा कि हम आपको, आपका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। हमने कहा कि हमने तो कोई अपराध आज तक नहीं किया, शून्य है, हमारे परिवार में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो कि हम इसी आधार पर आपको छोड़ रहे हैं, और अब की बार सीजेपी के किसी लोगों से मिलोगे या इस तरह मोमेंट में बने रहोगे। तब तक इस्तीफ़ा नहीं हुआ था, मतलब वो अगले दिन हाँ हुआ था हाँ। इस्तीफ़ा। तो वो शायद हमें वहाँ से रिमूव करना चाहते थे। और उसके पीछे मैं जहाँ तक एक कारण समझता हूँ, ये कारण हो सकता है जो मुझे समझ आ रहा है कि जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, देश में, पूरे देश में कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। ये आप इस चीज़ पर गौर भी कर सकते हैं। और तो ये चीज़ उनको शायद हजम नहीं हो पा रही थी कि लोग इतना क्यों जुड़ पा रहे हैं, इतना क्यों मिल पा रहे हैं। क्योंकि वर्षों से जो एक नफ़रत की वो दौर चला हुआ था, उसको वो बहुत ज़्यादा धुल गया था। लोग वहाँ जहाँ हम प्रोटेस्ट साइट पर रहे, वहाँ ना हम किसी की जाति देख रहे थे, न लिंग देख रहे थे, न भाषाई आधार पर कोई अलगाव महसूस कर रहे थे, न क्षेत्रीय आधार पर।
और वहाँ जो हम गए थे ना किसी जातिगत उद्देश्य के लिए गए थे, ना कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा था, ना कोई धार्मिक उद्देश्य था, ना ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था कि हम कोई प्रसिद्धि चाहते हैं या कुछ चाहते हैं। हम तो सिर्फ देश के हित में गए थे, और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, और उसी राष्ट्र शक्ति के साथ जो अन्याय हो रहा था पूरे देश भर में, उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, पितों के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ और जो हो रहा है अभी भी, और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो आपने खोला देखा ही किस तरीके से लेकिन कॉपी भी जुनैद किसी भाई, और मैं की। तो कह रही हूँ आपका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ है, और वो खौफ दिल से गया या नहीं? नहीं अभी देखो, वो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार संघर्ष करेंगे। हमारे रसूल ने और इस्लाम ने जो हमें शिक्षा दी है कि लोगों की सेवा करिए, उनको उनके काम आइए, यही यही इस्लाम है। असल इस्लाम यही है, लोगों की दीन दुखियारों की मदद करना। और कितने लोग तो ऐसे थे जो वहाँ पर आए थे, उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे, वो भी जो दिया आपने? वो किराए के पैसे भी अलग से चुप से अरेंज करा के कहीं से? किसी को हाँ। दे दिया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई हम घर में बीमार हैं, कुछ 1,000-500 भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम तो प्रोटेस्ट में हैं, तो उनको भी चुप से ये मैं ये सब बातें बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताइए, खुल के बताइए। हाँ बता रहे हैं। बहुत किसी के पास पॉकेट मनी नहीं होती थी, 500 1,000 चुप से उसकी जेब में डाल दिए। कितनी प्यारी बात आप कर रहे हैं, कितनी इंसानियत आपके अंदर है। लेकिन अंतिम दिन जब एक विनिंग मोमेंट था, और हजारों लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ, वो हजारों की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि जुनैद भाई कहाँ हैं, कहाँ हैं। उस समय मैं वहाँ उनके बीच नहीं था। संभवतः शायद ही अब जीवन में कितने इतने लोगों से मैं मिल पाऊँ, कभी उनसे मिल पाऊँगा, नहीं मिल पाऊँगा। अंतिम क्षणों में मैं उनके हाथ को स्पर्श करता, उनके हाथों को चूमता, गले लगता, दो शब्द उनके सुनता, दो शब्द अपने सुनाता। संघर्ष में मैं उनके साथ रहा, वो मुझे जीवन भर सालता रहेगा। तो मैं यही, लेकिन हम डरेंगे नहीं, नहीं इंशाल्लाह डरेंगे? लड़ेंगे, लड़ेंगे। इंशाल्लाह जो मुश्किल आएंगी देखेंगे। मुझे आपसे शिकायत है जुनैद भाई, आप भूल क्यों गए कि आप मुसलमान हैं? आप क्यों भूल गए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है उनके खिलाफ? कितनी नफरत, कितनी हिंसा, सारी सरकारी प्रोपेगेंडा, सब कुछ उनके खिलाफ है। आप भूल गए थे क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि छात्रों का तो कोई धर्म नहीं होता, हर धर्म में छात्र होते हैं। तो मैं तो छात्रों के लिए गया था, मैंने पहले ही अभी स्पष्ट कर दिया आपको, नाम किसी जाति के नहीं, लिए गए। आपको अपनी कमजोरी के बारे में मालूम नहीं था क्या? लेकिन कब तक डरेंगे? ये डर तो निकालना होगा, संघर्ष तो करना होगा। कब तक मैं ये कहता हूँ लोगों को इतना भी मत डराइए कि डरना ही छोड़ दे। कब तक डरेंगे? क्या कर लेंगे? घर बुलडोज कर देंगे, जेल भेज देंगे, मार देंगे, इससे अधिक क्या होगा? लेकिन अगर हमारे बलिदान से लाखों करोड़ लोगों का भविष्य संवरता है, उनको न्याय मिलता है, तो एक दो व्यक्ति अगर हम जैसा ऐसा मत कहिए, बलिदान हो जाए तो आपके बलिदान नहीं होने देंगे। अरे ऐसा मत कहिए। अगर हमारे इससे देश का भला होता है तो उससे कोई बात नहीं है। हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जानें दी हैं देश के लिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको मालूम है, जब आप वहाँ पानी और खाना बांट रहे थे, मुझे लगता था एक ऐसा धर्म जिसको इतना डिमोनाइज किया गया है कि नफरती होते हैं, आतंकवादी होते हैं, मुसलमान खराब लोग होते हैं। एक दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान जब पानी खाना बांट रहा था, बहुत सारे करोड़ों हिंदू मन को आप बदल रहे थे, अपने इस काम से बदल रहे थे कि नहीं ऐसा भी होता है मुसलमान, इतना अच्छा होता है मुसलमान। यही असली इस्लाम है, यही हमारे रसूल ने बताया, यही इस्लाम की शिक्षाएं हैं। लेकिन उस पर लोग चल नहीं पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यही सिखाता है इस्लाम, कि दूसरों की मानवता के लिए कार्य करना, उनके काम आना, उनके दुख में खड़ा होना, उनको खाना खिलाना, भूखे अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है उनके, यही तो। मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप कह रहे थे कि मैंने इतने दिन, कितने दिन थे आप वहाँ? 36-37 दिन हम 36-37 दिन आपने लोगों को पानी खाना पिलाया, और उसके बाद जब जश्न का मौका आया, जब जीत का मौका आया, तो आप उन्हें गले नहीं लगा पाए, आप वहां मौजूद नहीं थे। मुझे तो सवाल भी नहीं आ रहा है अब आपसे क्या पूछूं मैं शेयर उठता हूँ, मैं कम से कम वो उस प्राउड मोमेंट पे तो विजयी भव के समय तो विजयी भवा, वाह वाह वाह। के समय में तो मैं कम से कम उनके साथ आता, उनके गले को, उनके माथे को चूमता, उनके हाथों को चूमता। संघर्ष में उतना एक आदमी एक जानवर को भी पालता है, 1-2 दिन भी रहता है, तो उससे भी कितना प्रेम हो जाता है। तो वो तो मानव जाति थे। हो सकता है उनकी विचारधाराएं अलग हों, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हों, लेकिन मेरे लिए तो वो एक इंसान थे, एक छात्र थे,
एक जुड़ाव तो होता है, और जब अलग अलग से होते हैं वो, तो मतलब अलग होने के बाद उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता, तो ये तो सालता रहेगा, मुझे जीवन भर सालेगा। इतने खूबसूरत इंसान हैं, आपका कितना प्यारा आपका मन है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप वहाँ नहीं थे और आप वहाँ के स्टार थे, मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि न सिर्फ के राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप मशहूर हो चुके हैं। आपका नाम इतिहास की किताबों में लिखा जा चुका है। आप मुझसे सुन लीजिए इस बात को, आपके बारे में बाकायदा किताबों में पढ़ाया जाएगा कि जुनैद नाम का एक शख्स था, जब देश पे बनाई तब वो देश को पानी पिला रहा था, उसकी प्यास बुझा रहा था, उसकी भूख खत्म कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था। आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जा चुका है। क्या लोग आपको ढूंढ नहीं रहे थे वहां पर? हजारों हजार की संख्या में लोग अच्छा, फिर? ढूंढ रहे थे, जैसा मुझे बताया गया, लेकिन हम क्या कर सकते थे, हम थे ही नहीं किसी के। तो लोग ढूंढने निकले नहीं आपको? क्या आप गए कहाँ? लगातार ढूंढ रहे थे, जो अच्छा। मेरे साथ के वॉलंटियर्स हाँ। थे वो लगातार परेशान हो रहे थे, इतनी भीड़ में भी लोग हमें ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, वो फ़ोन भी उन्हीं के पास था, और जब तक हम यहाँ पर आए रात के 11-12 बज गए, जब तक वो सब समाप्त हो चुका था, तो हम क्या करते फिर। अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे बहुत ही खौफनाक, भयानक इस एक्सपीरियंस के बाद, खुदा करे ऐसा तजुर्बा कभी किसी को ना हो, कभी किसी को इससे ना गुजरना पड़े। ये मौत से थोड़ा कम था शायद, क्योंकि मौत में तो आदमी मर जाता है, उसके बाद तो उसे कुछ पता नहीं होता। हम्म, मैं ये समझता हूँ कि कि एक लोकतांत्रिक देश में मेरे ही नहीं, किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब हमने कोई गुनाह का काम किया है क्या, कोई गलत काम किया है क्या? छात्रों की मदद करना गलत है क्या? वहाँ पर जो छात्र आवाज़ उठा रहे थे वो नाजायज़ मांगे थी? मतलब आप देश के शिक्षा तंत्र को इतना चौपट कर दिए। किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी वो देश सुदृढ़ होगा। जिस जिस देश की शिक्षा व्यवस्था आपको आप गर्त में लेकर जाएंगे वो देश ही। आप पिछले 10 सालों में आपने क्या किया? 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए। देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, ये और बताइए। आप तो खुद भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं। किस कौन सा इम्तिहान दिया आपने अभी? अभी अभी तो हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। और LLB हमारी कंप्लीट होगी, वाह। और राजनीति विज्ञान में हम मास्टर किए हैं, ये सब। तो जज बनेंगे एक दिन हमारे इस जुनैद भाई। इंशाल्लाह प्रयास तो जारी है। अब मुझे ये बताइए, जो मुझे दूसरी फिक्र हो रही है वो ये कि कह तो रहे हैं ये लोग, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, जिनकी आपने मदद की, जिनके इस पूरे मूवमेंट को आपने इतना बड़ा कामयाब बनाया, आप मुझे बताइए वो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, लीगल टीम में रत्ना जी हैं, उनके फ़ोन लगातार आ रहे हैं, उन लगातार वो लीगल को वही देख रही हैं। हाँ। बाकी उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोन तो नहीं आया। नहीं। हो सकता है उन्हें समय ना मिला हो। अच्छा। जब भी, और मुझे पूरी आशा है जब उन्हें समय मिलेगा वो वैसे ही मुझसे मिलेंगे या फ़ोन करेंगे। समय मिल जाएगा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। मिल जाएगा, हम संघर्ष में साथ हैं और हम अभी भी उनके साथ हैं। हाँ, अगर उनको कुछ होता है हम उनके लिए संघर्ष लेकिन अगर आपको खड़े जो हो रहेंगे। गया, हो गया तो देखा जाएगा, कर रहे हैं क्या संघर्ष। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास कम से कम सौरभ दास के 6 फोन आने चाहिए थे, अभिजीत दीपके के 6 फोन आने चाहिए थे? एक ऐसे इंसान को जो कंधे पे उठा उठा के घूमा है सबको, उसको मुश्किल के वक्त में ऐसे अकेला छोड़ दिया? कोई बात नहीं, वो हो सकता है समय नहीं मिल पा रहा हो। सौरभ, अभिजीत भाई बीमार हैं, उनको टाइफाइड हो गया है, और मैं आशा करता हूँ जब भी उन्हें समय मिलेगा। अभिजीत भाई रात को 12 बजे पार्टी में देखे गए हैं। पार्टी में? अच्छा, हो सकता है वो उसमें सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जोड़ा गया था, तो हो सकता है वो वहाँ पर हों, फिर उसके बाद उन्हें समय ना मिल पाए, लेकिन जैसे ही उन्हें समय मिलेगा हमें आशा है तो वो। इतनी मुश्किल की घड़ी में आप ये कह रहे हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है, मेरा दिल दुख रहा है जब आप ये कह रहे हैं। आपका तो मन ऐसा है, मेरा मन आपके जैसा नहीं है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे पूरे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है को अवश्य ही फ़ोन पे वार्तालाप करेंगे या मिलेंगे। सुन रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, जुनैद भाई को आप किस समय का इंतजार है? जरा वक्त मिले तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए, थोड़ा सा तो देखिए जरा। वो व्यक्ति जो आपको कंधों पे उठाकर दूल्हा बनाकर घूम रहा था 36 दिन तक, आज जब उसकी जान पर बनाई है, उसके परिवार की वेलबींग पर, उसकी जिंदगी पर बनाई है, तो आप लोग पता नहीं कहाँ हैं। अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, तो बराए मेहरबानी जरा इनसे कांटेक्ट कीजिए। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अब आगे का रास्ता क्या? आप कैसे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे? बिल्कुल, हमारी लीगल टीम लगातार इसके लिए कार्य कर रही है, और हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और बाकी हम डरने वाले नहीं हैं।
छात्रों के लिए अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और वो संघर्ष हम निरंतर जारी रखेंगे। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, निरंतर कार्य करते रहेंगे देश के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ। आपको ये पता है कि कलकत्ता में और खासकर बिहार में भी कई शहरों में जिन लोगों को पुलिस ने उठाया है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, उनमें भी बेशतर मुसलमान हैं। हाँ, इस टारगेटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ आप धर्म के आधार पर कैसे इस प्रकार की कार्य, संविधान की कौन सी पुस्तक में ये सब लिखा है कि आप एक समुदाय विशेष के लोगों को, या मैं सीधा ही कहूँ कि मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करें? ये तो बहुत ही गलत है। वो भी देश के नागरिक हैं, आप क्यों उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रख रहे हैं? उनको भी दिल टूटता होगा। और आज स्वतंत्रता की लड़ाई में मिलजुल कर लड़े हैं ये देश, और ये जो जीत हमें मिली है, ये संगठित रहने के कारण मिली है। वहाँ पर ना हमने किसी लिंग को देखा, ना जाति को, LGBTQ समुदाय के लोगों को भी हमने पूरा सम्मान दिया, और मैं जो आम व्यक्ति होता है ना, उससे कई गुना अधिक उनको सम्मान देता हूँ। अच्छा। मेरा ये मानना है, क्योंकि उनको सम्मान अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज से तिरस्कृत किए जाते हैं, उनको दूसरा नज़र से देखा जाए। भाई उनको भी सम्मान दीजिए, वो भी सम्मान के हकदार हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ये होता तो हम क्या, हो सकता था कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई और अन्य व्यक्ति भी हो सकता था, तो वो भी सम्मान के अधिकारी हैं। वो स्वयं से तो ऐसे नहीं बने, अगर स्वयं से बने हो तो बताओ आप। प्राकृतिक रूप से उनको ऐसा ही पैदा किया गया, ऐसा ही हुआ है, तो उनको भी सम्मान। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि आप देश के हित के लिए काम कीजिए, और एक शांति का वातावरण बना रहे, प्रेम का वातावरण बना रहे। एक मतलब जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया गया, उनको ये एहसास दिलाइए कि आप दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, आप भी हमारे जैसे ही हैं, आपको भी इतने ही अधिकार हैं जितने हमें अधिकार। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबकी समान रक्षा होनी चाहिए, सबके लिए समान चीज़ें होनी चाहिए। अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? उनसे कोई अपील नहीं करेंगे? बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो कुछ कह दीजिए। हम यही उनसे आशा करते हैं कि हम सुरक्षित रहें, और हमारे जैसे और नागरिक भी जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी सुरक्षित रहें। आखिरी सवाल आपके परिवार पे, अगर आप मेरे परिवार के होते मैं आपको ये सब नहीं करने देती जुनैद भाई। मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, कितना ख़तरा है वहाँ पर। आपका परिवार भी, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि आज़ादी के मतवालों जैसा ये परिवार है कि कहते हैं कि हाँ जुनैद चले जाओ। किसी ने रोका होगा? माँ ने, किसी ने, आपके पिता ने, किसी ने? रोका तो नहीं, लेकिन चिंतित ही रहते थे कि कहीं कुछ ना हो जाए। जैसा माहौल चल रहा है उससे थोड़े चिंतित रहते थे, लेकिन मैं स्वयं ही अडिग रहा कि कुछ ना कुछ डर तो निकालना होगा, कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने होंगे, कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ना होगा। तो इसीलिए ये ऊर्जा मुझे इसलिए मिल पाई क्योंकि जो लोग वहाँ पर थे वो देश के हित में थे, छात्रों के हित में थे, देश के भविष्य के लिए वहाँ पर थे, इसलिए मैं ये सब कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात, आपको दोबारा मैं एक भरोसा देना चाहती हूँ, आश्वासन देना चाहती हूँ, पुलिस की तरफ से नहीं, CJP की तरफ से नहीं, किसी मंत्री की तरफ से नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करोड़ों जनता भारत की आपके साथ है, आपको सुरक्षित देखना चाहती है, और इस वक्त भी आपके लिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है। हर आदमी आपकी हिफाजत के लिए ट्वीट कर रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहा है। बिल्कुल, लाखों करोड़ों लोगों की उन शुभचिंतक मेरे साथ हैं, और उनकी प्रार्थनाओं का ही बल है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वरना क्या से क्या हो जाता। क्या आपको छोड़ दिया गया है ना? हाँ, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और बाकी जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं वो आपका बारंबार मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।